हम लोग पंच परमेश्वर कहानी को पढ़ रहे थे। पंच परमेश्वर कहानी में हम देखते हैं कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दो मित्र हुआ करते थे। दोनों मित्र में गाढ़ी मित्रता थी, लेकिन अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में उस समय मित्रता शत्रुता में बदल जाता है जब जुम्मन अपनी खाला के साथ अन्याय करता है। खाला की मिल्कियत को अपने नाम में कर लेने के पश्चात वो खाला की देख रेख नहीं करता है, खाला से बुरा बर्ताव करने लगता है और उस समय उसकी खाला पंचायत बुलाने को बाध्य हो जाती है। पंचायत में सरपंच के रूप में जुम्मन के ही अपने जिगरी दोस्त, अपने मित्र अलगू चौधरी को बनाया जाता है। सरपंच के रूप में अलगू चौधरी को देखकर शुरू में तो जुम्मन को बहुत खुशी हुई कि अलगू उसके खिलाफ नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध जाकर वह राय नहीं देगा। लेकिन सरपंच के आसन पर बैठकर अलगू चौधरी से अन्याय नहीं हुआ। अलगू चौधरी धर्म और न्याय के पक्ष में न्याय दिया, धर्म और न्याय के पक्ष में राय दिया, फैसला दिया, जिससे खाला को तो न्याय मिल गया, लेकिन अलगू चौधरी को अपने मित्र जुम्मन से शत्रुता मोल लेनी पड़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि अलगू चौधरी और जुम्मन में अब संबंध वैसा नहीं रहा जैसे पहला था। अब दोनों मिलते तो थे, लेकिन तलवार और ढाल की तरह, सांप और नेवले की तरह। अलगू चौधरी को तो अपने मित्र से अब भी कोई मुश्किल नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जुम्मन शेख अब अलगू को अपना मित्र नहीं मानता था। अब जुम्मन शेख भी अलगू चौधरी से बदला लेने के लिए अवसर खोजने लगा। एक बार यह होता है कि उसी गांव में समझू साहू नामक एक व्यापारी था। समझू साहू जो था वो व्यापारी था और वह इक्का हाँकता था। वो अपने गांव से गुड़ और घी ले जाकर मंडी में दे आता था, मंडी में बेचता था और मंडी से नमक तेल लाकर गांव में बेचता था। तो अलगू चौधरी के पास एक बार बटे सेर से लाए हुए 2 बैलों में से एक बैल के मर जाने पर एक बैल पड़ा हुआ था। अलगू अब उस बैल से कोई काम नहीं ले पा रहा था और चाहता था कि उस बैल को वो बेच डाले। तो उसने समझू साहू अलगू चौधरी से उस बैल के लिए तोल मोल किया। तो उसने समझू साहू व्यापारी को अपना बैल बेच दिया। बात यह है कि बैल जो था वो अलगू के घर तो उसकी सुख की बंसी बजती थी। अलगू के घर बड़ा प्यार मिलता था उस बैल को, ठीक है। और वो बैल जो था अलगू के घर चैन से रहता था, सुख से रहता था, जो काम मिलता वो करता था। लेकिन जैसे ही समझू साहू ने उस बैल को अपने घर लाया और अपने घर लाकर उससे व्यापार के लिए अवश्य वो लाया था, अपने व्यापार में सहायता के लिए उसे अवश्य लाया था, लेकिन लाकर उस बैल को वो जानवरी मानने लगा, उसके साथ अमानवीय अत्याचार करने लगा। आगे क्या होता है हम देखते हैं। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगड़ने, मतलब उस बैल के साथ वह बड़ा काम लेना शुरू कर दिया। लगे रगड़ने मतलब उससे परिश्रम पर परिश्रम वह लेने लगा। अभी तक समझू साहू जो था उसने बैल का दाम जो था वापस नहीं, बैल का दाम उसने चुकाया नहीं था, ठीक है। उसने समझू साहू ने अलगू चौधरी से 1 महीने का समय ले लिया था, लेकिन बैल वो लेकर आ गया था। वो दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। वो 3-3 ट्रिप, 4-4 ट्रिप बैल को एक बार ले जाता गांव से मंडी, वहां से फिर बोझा लादता, फिर गांव ले आता, फिर गांव से बोझा लादता, फिर मंडी तक, फिर मंडी से बोझ लादता, फिर यहाँ तक, गांव तक। इस तरह से दिन में पहले 3, उसके बाद वो 4-4 खेप भी करने लगा। न चारे की फिक्र थी न पानी की। भाई प्राणी है, भाई जीव है, जीव तो तभी काम कर पाएगा जब उसे अच्छा खिलाया पिलाया जाए। जीव की ताकत, जीव की शक्ति कहाँ से रहेगा? चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, आदमी या जानवर, कोई भी प्राणी को विश्राम की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, भूख तो सबको लगती है। लेकिन समझू साहू जो था वह बैल से सिर्फ काम लेना जानता था। ना उसके चारे की उसे फिक्र थी, ना उसके पानी की, ना उसके विश्राम की, ना उससे किसी प्रकार का प्यार की। वो कभी उसे ना तो प्यार से थपथपाता था, बस खेपों से उसका काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ रूखा सूखा भूसा सामने डाल दिया, बेचारा जानवर अभी दम भी नहीं ले पाया था, फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी
कहाँ वो सुख चैन, कहाँ ये आटो पहर की खेप। अलगू चौधरी के घर से वो आया था। अलगू चौधरी के घर तो वो बड़ा सुख में रहता था। अलगू चौधरी उस बैल से बड़ा प्रेम करता था। उसे व्यापार के कारण उस बैल को बेचना पड़ा था। लेकिन समझू साहू के यहाँ बेचारे की तो नींद हराम हो गई थी। महीने भर में वह पिस गया। उसकी खटाई के कारण उसे इतना खटवाया जाता था, इतना परिश्रम करवाया जाता था। बदले में न तो उसे अच्छी चारा मिलता था, न तो उसे विश्राम मिलता था, न तो उसे स्नेह या प्यार मिलता था। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ डाल दिया। एक तो सुबह से वो 3 खेप लगा लिया था, चौथी खेप ने उस पर दूना बोझ उस बैल पर लाद दिया। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे। इधर पैर नहीं उठ रहा था, उधर साहू को जल्दी घर जाने की फिक्र थी। उन्होंने एक बड़ी निर्दयता से कोड़े बरसाए और उस भूखे प्यासे बेदम बैल पर उसने कोड़े भी बरसाने लगा। उसने कोड़े बरसाए, वह कोड़ा कोड़ा बरसाया और बैल बेचारा धरती पर गिर पड़ा। असहाय होकर, कमजोर बैल था, वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि उसके जान ही चली गई। वह फिर से खड़ा ही ना हो पाया। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। इधर अलगू चौधरी से समझू साहू ने वायदा किया था कि वो बैल खरीदने के 1 महीने के अंदर वो पैसे दे देगा। अलगू चौधरी तो अपने हृदय पर हाथ रखकर उस बैल को बेच दिया था। वो बैल उसका प्यारा था, लेकिन व्यापार के कारण उसे बेचना पड़ा था। उसे बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने समझू साहू व्यापारी को बैल बेच दिया था। अब कई महीने हो गए, बैल के मरने के बाद कई महीने हो गए, लेकिन अब तक समझू साहू ने उसे पैसा नहीं दिया था। जब अपने बैल का दाम मांगते तो साहू और साहू आइन दोनों छल्लाते। क्या होता कि साहू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर अलगू चौधरी पर चिल्लाते और कहते कि तुमने बीमार बैल दिया था, हम क्या उसका पैसा दे, 1 महीना में तो हमारा बैल मर गया। एक दिन किसी ने परामर्श दिया कि पंचायत करा लो, जो कुछ तय हो उसे स्वीकार कर लेना। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी और गांव में कुछ भी होता था, कोई भी समस्या, कोई भी कुछ होता था, मामला वगैरह सब पंचायत में ही होता था। तो लोगों ने कहा कि चलो पंचायत करा लिया जाए तो ठीक रहेगा। तो उसमें समझू साहू भी राजी हो गया, अलगू चौधरी भी राजी हो गया। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको सरपंच मानते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और करक कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। समझू साहू भी कम शरारती नहीं था, वह भी बड़ा चालाक था। उसे मालूम था कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच अभी अनबन है, ठीक है। तो वो चाहता था कि जुम्मन शेख सरपंच बने, क्योंकि जुम्मन शेख जो है वो अलगू चौधरी से बदले के लिए अवसर की खोज में है। तो उसने सोचा कि इससे बढ़िया अवसर और नहीं होगा, और उसने क्या करता है कि वो समझू साहू जो है वो जुम्मन शेख को अपनी ओर से सरपंच चुनता है। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। अलगू चौधरी को अब लगा कि अब जो है जुम्मन तो आज अवसर पा लिया है, आज वो मेरे खिलाफ बोलेगा, समझू साहू का साथ देगा, समझू साहू के साथ वो मिलकर आज मेरे साथ अन्याय करेगा और आज वो पूरा बदला लेगा। मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। जैसे उसने सुना कि जुम्मन शेख सरपंच है, तो उसे अचानक से ऐसे हुआ जैसे उसे किसी ने थप्पड़ मारा, तो बड़ा दुखी हो गया था। किसी ने पूछा, क्यों अलगू चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं है, तुम्हें कोई हर्ज तो नहीं है? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। अलगू चौधरी अब सोचने लगा, उसका प्यारा बैल मर गया, उसका मित्र उससे दूर हो गया, उसकी मित्र से उसकी मित्रता, जिस मित्र को इतना चाहता था उसने उससे शत्रुता मोल ली। अब क्या उसे उज्र होगा, अब क्या उसे शिकायत होगी? उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई भी सरपंच हो जाए। उसके जीवन में कुछ रहा ही नहीं। अलगू चौधरी को ऐसे लगने लगा। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते ही जुम्मन शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह दिव्यवाणी के सदृश होगा। लेकिन सरपंच का मुख्य आसन ऐसा आसन होता है, उस पर जैसे ही जो व्यक्ति बैठता है, जैसे ही कोई बैठता है, उसमें उसके लिए उसके उसके मन में अद्भुत विचार आने शुरू हो जाते हैं। जुम्मन भी जब बैठा, उसे लगने लगा
कि उसका न तो आज कोई दोस्त है, न तो आज कोई दुश्मन है। वो आज जो भी कुछ कहेगा वह देववाणी के समान होगा और सभी उसके फैसले के लिए इंतजार कर रहे हैं। उसे आज न्याय के रास्ते पर फैसले देना है, उसे आज धर्म के पथ पर फैसला देना है, उसे आज न्याय और धर्म से टलना नहीं है। और उसके मन में अद्भुत जिम्मेदारी की भावना आने लगी, अच्छे अच्छे विचार उसके मन में आने लगे। वह अब किसी दोस्त या दुश्मन को नहीं जानता था, वह जानता था कि उसे न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर सबके मन में विश्वास को, पंच के प्रति, सरपंच के प्रति सबके मन के विश्वास को बनाए रखना है। अतः मेरा सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। और वो मन ही मन जुम्मन से एक सोच लिया था कि आज वो सत्य के पथ से, वो धर्म के पथ से, न्याय के पथ से बिल्कुल भी नहीं टलेगा। वो जो भी फैसला करेगा न्याय और धर्म के मार्ग पर ही करेगा, न्याय और धर्म के लिए करेगा। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू के लिए उचित है कि वह बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उससे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध न किया गया। और उस समय सरपंच के रूप में अलगू जुम्मन शेख ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले को सुनकर तो समझू साहू का होश ही उड़ गया था। उसने कहा कि आज पंचों ने यह फैसला किया है कि जिस समय ये बैल, समझू साहू से उससे कहते हैं कि समझू साहू सुनो और अलगू चौधरी सुनो, जिस समय ये समझू साहू ने इस बैल को अलगू चौधरी से लिया था उसमें बैल बिल्कुल स्वस्थ था, वह हट्टा कट्टा था, वह एकदम सक्रिय था, लेकिन उससे अमानवीय अत्याचार, उससे अमानवीय परिश्रम करवाए जाते थे। उसके चारे पानी का प्रबंध नहीं किया जाता था, उसके विश्राम का प्रबंध नहीं किया जाता था और उससे सिर्फ काम लिया जाता था, खटवाया जाता था। इस कारण ये बैल मरा। इसलिए समझू साहू का बनता है कि वो क्या करे, अलगू चौधरी को पूरा दाम चुका दे। यही पंचों ने क्या किया है, पंचों ने ये फैसला लिया है। इस बात को सुनकर, इस फैसले को सुनकर, सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले ना समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले कि पंच परमेश्वर की जय। सरपंच के रूप में जुम्मन शेख ने जो फैसला सुनाया, इस फैसले को सुनकर सबसे पहले अलगू चौधरी, जो कि अब तक निराश बैठा था, उसे लगा था कि उसका मित्र जुम्मन शेख आज अवसर पा गया है और वो आज जरूर उससे बदला लेगा। लेकिन उसने जब न्याय और धर्म के लिए अपना फैसला सुनाया, न्याय से भरा हुआ फैसला सुनाया, उस समय अलगू चौधरी खुशी से फूला ना समाया और वो उठकर चिल्लाने लगा, जोर से बोला कि पंच परमेश्वर की जय। जो पंच है वो परमेश्वर के समान है, पंच रूपी परमेश्वर की जय हो। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई। सारा गांव जानता था कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की अब अनबन हो गई है। जुम्मन शेख तो आज जरूर अलगू चौधरी से बदला लेगा। लेकिन जब सारा गांव सुनता है, जब पूरा गांव पंचायत जब बैठी, सारे गांव के लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं, जब लोगों ने सुना कि जुम्मन ने न्याय के रास्ते पर, न्याय के मार्ग में न्याय के लिए और धर्म के लिए उसने फैसला सुनाया, सभी के मन का विश्वास बड़ा हो, सभी के मन में जो विश्वास था पंच के प्रति, वो विश्वास और बढ़ गया और सभी खुशी के मारे आवेग में आकर सभी चिल्लाने लगे। जोर से ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। सारे जोर जोर से चिल्लाने लगे, चारों ओर ध्वनि गुंजी, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। तो जुम्मन शेख ने भी उस आसन पर बैठकर, न्याय के आसन पर बैठकर, उसने भी ये प्रमाणित कर दिया कि सरपंच का न तो कोई दोस्त होता है, न तो कोई दुश्मन होता है,
वह तो सिर्फ खुदा का बंदा होता है, वह तो सिर्फ न्याय और धर्म के पथ पर चलने वाला होता है और उसका फैसला न्याय और धर्म के लिए होता है। फिर दोनों मित्र फिर से दोस्त हो गए। दोनों मित्रों के बीच की जो अनबन थी वो मिट गए। दोनों मित्रों के बीच का जो मैल था वो खत्म हो गया। तो ये पंच परमेश्वर कहानी सच में ये हमें ये नीति हमें सिखाता है कि हाँ, ये कहानी सच में बहुत अच्छी कहानी है और दोनों के बीच की जो भी दोनों में जो भी विचारों का जो भी भिन्नता था वह समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है पंच परमेश्वर कहानी, ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, मैं पहले भी बताई हूँ। तो ये कहानी इस तरह से रहा। धन्यवाद स्टूडेंट।